अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। पिछली वीडियो में हमने ओम्स लॉ के बारे में स्टडी किया था और ओम्स लॉ ये तो कहता था कि किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। और यहाँ से हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था V इज़ इक्वल टू आर आई, जहाँ पे R था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसका नाम था रेसिस्टेंस। और यहीं से इसी फार्मूले को हमने फिर इस तरह बनाया था V इज़ इक्वल टू आई आर या I इज़ इक्वल टू V अपॉन R। और हमने फिर ये बताया था कि जो करंट है किसी सर्किट के अंदर, जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। और न सिर्फ ये कि वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, बल्कि उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है, एक और क्वांटिटी है रेसिस्टेंस, जिसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज हमें इस रेसिस्टेंस के बारे में ही बात करनी है कि ये रेसिस्टेंस होता क्या है। तो क्या है कि जब किसी सर्किट के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इसमें याद रखिएगा कि जब करंट फ्लो होगा, जिस वक्त करंट फ्लो होगा, फ्लो होने के बाद कंडक्टर के अंदर एक रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। वो रेसिस्टेंस करता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन आप इस तरह देखिए। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये कि किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कंडक्टर अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट को अपोज करता है, इस कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को जो हम बोलते हैं उसका नाम होता है रेसिस्टेंस। यानी इसको इस तरह समझिए कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई कार जब रोड पर चलती है तो जब वो मोशन कर रही होती है, मोशन के दौरान उस कार के टायर के और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है जो कि उसके मोशन को अपोज करता है। तो जैसे मैकेनिक्स के अंदर फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर रेसिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। तो ये रेसिस्टेंस क्या है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को अपोज करती है। और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ये ओम्स लॉ से फॉर्मूला निकल के आया था, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, जहाँ पे आर है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और इसकी यूनिट होती है ओम, OHM ओम। और इसको जो सिम्बलाइज किया जाता है, इसको जो सिंबल यानी इसको जो डिनोट किया जाता है वो इस तरह से, ये इसका साइन है ओम का। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम और ओम का सिंबल इस तरह से। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये रेसिस्टेंस, इसके क्रिएट होने की वजह क्या है, ये क्रिएट क्यों हो जाता है जब करंट फ्लो होना शुरू होगा किसी कंडक्टर के अंदर, तो ये रेसिस्टेंस किस तरह से क्रिएट हो जाता है, इसकी क्या मैकेनिज्म, इसकी क्या है। तो इसकी मैकेनिज्म के लिए देखिए कि हमने बताया था कि जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं इस तरह से। तो अब जब ये मिसाल के तौर पे ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं और जब ये चलना मूव करना शुरू करते हैं, तो जैसे ही, चूँकि मेटल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो जैसे ही इनकी मोशन स्टार्ट होती है फ़ौरन से ये अपने से आगे वाले इलेक्ट्रॉन में जाकर कोलाइड कर जाता है, टकरा जाता है। इसी तरीके से जो उसके आगे वाला इलेक्ट्रॉन है फिर वो आगे मोशन करता है, वो अपने से आगे वाले टकरा जाता है। तो लगातार इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोलिजन होता रहता है। तो अब सीधी सी बात है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ने मोशन स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद जैसे ही उसने मोशन शुरू किया और थोड़ा सा वो आगे गया, तो आगे जाकर फ़ौरन से अगली इलेक्ट्रॉन से वो टकरा गया, कोलाइड हो गया। तो कोलिजन की वजह से उसकी जो वेलोसिटी थी वो एकदम ज़ीरो हो गई, या वो वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जो है मोशन उसकी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद दोबारा से उसके अंदर चूँकि फोर्स लगातार काम कर रहा था, तो फिर से उस पर एक एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, फिर से वो आगे चला और आगे चलने के बाद फिर जाके कोलाइड हो गया। तो इस तरीके से लगातार वो चलता है, फिर कोलिजन, फिर चलता है, फिर कोलिजन। लगातार इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड होते रहते हैं या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड होते रहते हैं। तो इस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उसमें कुछ रुकावट आ जाती है, उसमें उसकी वजह से कुछ रेसिस्ट होता है उसकी मोशन। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, इसी वजह से ये रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस की जो बेसिक वजह है, बेसिक कॉज है, वो क्या है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये रेसिस्टेंस की बेसिक रीज़न है, बेसिक कॉज है। तो अब उसके बाद ये एक छोटा सा प्रैक्टिकली हम अगर इसको हम देखें कि किसी सर्किट के अंदर, मिसाल के तौर पे हमने इसको न्यूमेरिकली, प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखेंगे तो किसी सर्किट के अंदर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, एक अमीटर लगाया हुआ है, और उसके बाद हमने जब उसमें करंट जो है शुरू हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो उसकी हमने रीडिंग को मेजर किया। सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस उसका 0.9
जब 0.9 पोटेंशियल डिफरेंस था सर्किट का, तो उस वक्त उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा था 0.4 एम्पियर का। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस फॉर्मूले से V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो 0.9 अपॉन 0.4, तो ये निकल कर आएगा 2.25। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा बढ़ा दिया और 1.3 वोल्ट कर दिया, और उस वक्त करंट भी चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो करंट भी बढ़ गया और ये हो गया 0.6। तो उसके बाद हमने यहाँ पर आर निकाला, तो ये बन गया आर 2.17। और इस तरीके से हमने डिफरेंट वी की वैल्यू के लिए डिफरेंट आई की वैल्यू देखी, और हर बार हमने वी अपॉन आई का रेशो निकाला, तो हमने देखा कि आर की जो वैल्यू आती हैं वो कुछ इस तरह से आती हैं 2.25, 2.17, 2.25, 2.20, 2.17। यानी अप्रॉक्सीमेटली जो रेसिस्टेंस है आर है वो सबका सेम है। और यही ओम्स लॉ कहता है कि किसी सर्किट के अंदर जो रेसिस्टेंस होगा यानी वी अपॉन आई का जो रेशो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट चलेगा। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो इसको हम प्रैक्टिकली या एपरेटस पे जाकर इसको हम जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं ओम्स लॉ को, और इसका एक पूरा एक प्रैक्टिकल भी इसका कराया जाता है। अब ये चूंकि रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। डिपेंड का मतलब ये हो गया कि भाई कंडक्टर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आयरन भी एक कंडक्टर है, कॉपर भी एक कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी एक कंडक्टर है। तो ये अलग अलग डिफरेंट मटेरियल हैं, ये अलग अलग कंडक्टर हैं। या कंडक्टर का इस तरह से होता है कि एक बहुत बड़ा वायर है, एक छोटा वायर है, या एक मोटा वायर, एक पतला वायर। तो हम देखेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो किन किन चीज़ों पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। तो अब देखिए, तो अब इसकी मैकेनिज्म को यानी इसके डिपेंडिंग फैक्टर को आप इस तरह समझ सकते हैं कि भाई कि जैसे मिसाल के तौर पे ये कोई कंडक्टर है और उसकी लेंथ L लेंथ का कोई कंडक्टर है। तो अब इस L लेंथ के कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ भी हैं, जितने भी हैं वो कोलाइड कर रहे होंगे एक दूसरे से। अब अगर हम इस L लेंथ को जितना बढ़ाते चले जाएंगे, जितना वायर की लेंथ को हम लंबा करते चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते चले जाएंगे, और जो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ जाएगा। जितना लंबा इलेक्ट्रॉन होगा, जितना लंबा वायर होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस उतना ही उस वायर का ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एक पहला फैक्टर। दूसरा ये कि अब अगर दूसरे केस में हम ये देख सकते हैं, एक वायर है, एक पतला वायर हमने बनाया, छोटा सा पतला वायर इस तरह से, और एक मोटा वायर बनाया इस तरह से। तो एक पतला वायर, एक मोटा वायर। तो जो मोटा वायर है यानी उसके पास स्पेस ज़्यादा है, तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन है उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। यानी उसमें अब कोलिजन उसमें कम होगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉनों को मोशन करने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई। तो ज़्यादा जगह होने की वजह से उसमें कोलिजन कम होंगे। तो कम कोलिजन होंगे तो उसका मतलब कम रेसिस्टेंस। तो यानी वायर की थिकनेस को, मोटाई मतलब वायर की थिकनेस, वायर की थिकनेस को अगर हम बढ़ाएंगे, वायर की मोटाई को अगर हम बढ़ाएंगे, तो उससे उस वायर का रेसिस्टेंस कम होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा हम वायर को पतला करते चले जाएंगे, उतना ही उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता चला जाएगा, और जितना वायर को मोटा करते चले जाएंगे, रेसिस्टेंस उसका उतना ही कम होता चला जाएगा। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इस तरह से कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ए। और ए क्या है? ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये कोई वायर है, तो वायर का ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये वाला ऊपर वाला, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है, ये वाला हिस्सा। तो ये एरिया जो इसका सर्कुलर पार्ट है वायर का, ये वाला जितना बड़ा होगा मतलब वायर उतना ज़्यादा मोटा होता चला जाएगा। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये दो चीज़ों पर फिलहाल डिपेंड किया रेसिस्टेंस ने, एक तो लेंथ ऑफ द वायर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, दोनों इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू दी L/A, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहां से फिर वही चीज, जैसे कि हम बताते हैं कि जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमेशा हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी यहाँ पे जब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो फिर से कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो है R इज इक्वल टू रो L/A। ये रो है, ये जो सिंबल हमने बनाया हुआ है ये है रो, इसकी स्पेलिंग होती है RHO, रो। अब ये रो क्या है? रो है कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट। ये रो यहाँ पे कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है? इस कांस्टेंट का नाम है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इस रो का नाम।
ठीक है। तो अब इसका मतलब इससे पता ये चला कि जो रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर था, वो एक तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया पर डिपेंड कर रहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना वायर की थिकनेस को हम बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस उतना ही कम होता चला जाएगा। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा एक तीसरी भी क्वांटिटी थी जिसके ऊपर रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड कर रहा था, और वो क्या है, वो है रो, यानी रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी क्या होती है, इसको कैसे समझेंगे हम। रेसिस्टिविटी का मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब क्या कि मिसाल के तौर पे हमारे पास दो हमने वायर ले लिए, एक वायर हमने आयरन का लिया और एक वायर लिया हमने एल्यूमिनियम का, दोनों की सेम लेंथ ले ली, दोनों का सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी लंबाई भी दोनों की सेम थी और दोनों की मोटाई या थिकनेस भी दोनों वायर की सेम थी। जब हमने दोनों को कनेक्ट किया सर्किट के अंदर, तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम के अंदर से ज़्यादा अच्छा करंट पास हुआ, ज़्यादा करंट पास हुआ, आयरन में से उतना अच्छा करंट पास नहीं हो पाया। तो इसका क्या मतलब था, अगर रेसिस्टेंस सिर्फ लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा था, तो इसका दोनों वायर की लेंथ और एरिया तो सेम था, तो रेसिस्टेंस दोनों का बराबर होना चाहिए था, करंट को दोनों में से बराबर निकलना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा कि आयरन में से कम करंट पास हुआ और एल्यूमिनियम में से ज़्यादा अच्छा करंट पास हुआ। तो इससे पता ये चला कि रेसिस्टेंस जो है वो सिर्फ लेंथ और एरिया पर डिपेंड ना करके एक तीसरा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है, और वही उस तीसरे फैक्टर का ही नाम क्या है, रेसिस्टिविटी। तो ये रेसिस्टिविटी होती क्या है, रेसिस्टिविटी होती है बेसिकली इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी किस चीज़ की, करंट को अपोज करने की। तो रेसिस्टिविटी की जब हम डेफिनेशन देंगे, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच द मटेरियल रेसिस्ट द करंट। इसमें फर्क समझ लीजिएगा आप, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। और तो इसका रो, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, और रो इज इक्वल टू क्या आ गया इस फॉर्मूले से, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल। और अगर इसकी यूनिट हम निकालेंगे तो आर की यूनिट ओम होती है, ओम मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो एम से एम कट गया, तो यूनिट बन गई इसकी ओम मीटर, रेसिस्टिविटी की यूनिट बन गई ओम मीटर। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिए। रेसिस्टेंस होता है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, चाहे वो कंडक्टर आयरन का है कि एल्यूमिनियम का है या किसी भी जो है कंडक्टर कुछ भी है, किसी भी सब मटेरियल का है, उसकी प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस। और रेसिस्टिविटी जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। रेसिस्टिविटी हर कंडक्टर की अपनी अलग अलग होती है, हर सब्सटेंस की अपनी अलग अलग होती है। जैसे आयरन की अपनी अलग रेसिस्टिविटी है, कॉपर की अपनी अलग रेसिस्टिविटी होती है, एल्यूमिनियम की अपनी अलग रेसिस्टिविटी होती है, यानी उस मटेरियल के अंदर कितनी ताकत है कि वो करंट को अपोज कर सके, ये उसकी रेसिस्टिविटी होती है। जैसे लकड़ी है, वुड, अब वुड की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो इतनी ज़्यादा कि वो करंट को बिल्कुल भी अपने अंदर से पास होने नहीं देता। इसी तरह से रबर है, ग्लास है, पेपर है, इन सब की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है कि करंट इनमें से बिल्कुल पास नहीं होता। जबकि इसके बरखिलाफ जो मेटल्स है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, इनकी रेसिस्टिविटी कम होती है, तो इसकी वजह से इनके अंदर से करंट पास हो जाता है। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में जो फर्क है वो सिर्फ इतना है कि रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एंड रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। लेकिन दोनों की काम दोनों का एक ही है कि दोनों ही करंट को अपोज करते हैं। कंडक्टर जो करंट को अपोज करेगा उसको रेसिस्टेंस कहेंगे, और मटेरियल जो करंट को अपोज करेगा उसको रेसिस्टिविटी कहेंगे। अब उसके बाद रेसिस्टिविटी के बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। यानी हमारे पास एक से ज़्यादा रेसिस्टेंस हैं, 2, 3, 4, तो उनको हम कंबाइन कर देते हैं सर्किट के अंदर। मिसाल के तौर पे सर्किट के अंदर हमें 2, 3 या 4 कुछ बहुत सारे रेसिस्टेंस हमें लगाने हैं, तो उनको हम सर्किट के अंदर एक साथ कंबाइन करके लगाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है उसको हम दो तरह से कंबाइन करते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, तो देखिए ये हमने बताया था कि रेसिस्टेंस को जो सिंबल है वो इस तरह से है, किसी रेसिस्टेंस को हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे 3 रेसिस्टेंस है, एक ये है R1, इसकी रेसिस्टेंस है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3, और हमने इन तीनों को इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर दिया। फिलहाल हम सीरीज कॉम्बिनेशन की पढ़ रहे हैं, तो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया 1, 2, 3। सीरीज का कनेक्शन का मतलब क्या है कि आप मिसाल के तौर पर ये 2 पॉइंट है A और ये B, इन 2 पॉइंट के बीच में हमने 3 रेसिस्टेंस को लगा दिया, R1, R2 और R3। यानी पहला रेसिस्टेंस जहाँ पे पहला ख़त्म हुआ, दूसरा वहाँ से शुरू हुआ, फिर उसके अगले तीसरा, एक तरह से एक लाइन में हमने तीनों को लगा दिया। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह का जो हम इसको ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। और उसके बाद हमने इस पूरे सर्किट को फिर नीचे एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया, उसका वोल्टेज था पोटेंशियल डिफरेंस है V, और फिर इस तरह से हमने इसको पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया।
अब इसके सर्किट कंप्लीट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, करंट पास होना शुरू होगा। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे सर्किट सेल के साथ या बैटरी के साथ, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा और वो करंट इस तरह से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट पूरा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की एक स्पेशलिटी ये होती है, जिसको आप खासतौर से समझिएगा, कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो उसके अंदर पूरे सर्किट के अंदर, यानी इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, किसी भी जगह पर आप सर्किट के अंदर एक एमीटर लगाकर करंट को मेजर करेंगे तो हमेशा करंट हर जगह पर आपको सेम मिलेगा। करंट सेम इन होल सर्किट, पूरे सर्किट के अंदर करंट आपको सेम मिलेगा। मिसाल के तौर पे कि यहाँ से अगर 5 एम्पीयर करंट फ्लो निकलना शुरू हुआ है, 5 एम्पीयर करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी 5 एम्पीयर फ्लो हो रहा होगा, इस जगह भी, इस जगह भी, किसी भी जगह पर 5 एम्पीयर का करंट ही फ्लो हो रहा होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की स्पेशलिटी होती है। और V यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हर एक रेसिस्टेंस का अलग अलग वेरी करेगा। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, अगर आप इसको यहाँ मेजर करें पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट लगा के, वोल्ट मीटर लगा के, तो यहाँ पे अलग रीडिंग देगा। इसके अक्रॉस अगर मेजर करेंगे तो अलग रीडिंग देगा, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मेजर करेंगे तो यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस अलग रीडिंग देगा। और अगर हम इस पूरे बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस था, इन तीनों के सम के बराबर ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो 6 वोल्ट की बैटरी यानी 6 पोटेंशियल डिफरेंस 6 था, तो ये तीनों रेजिस्टेंस के अंदर ये 6 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। और इक्वेशन क्या बनेगी कि जो V1, V2, V3, V1 क्या है, पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, V2 दूसरे के अक्रॉस और V3 तीसरे के अक्रॉस, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये एक सिंपल सी इक्वेशन बनती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में के अंदर आप याद रखिए, करंट सेम इन होल सर्किट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट रेसिस्टेंसेस। अब चूंकि हमने देखा प्रैक्टिकली V इज इक्वल टू किसके बराबर आया, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो हम ओम्स लॉ के थ्रू हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है कि V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ से हमें फॉर्मूला मिला था V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें जी, V इज इक्वल टू आई आर, तो V1 की वैल्यू क्या हो जानी है, IR1, IR2, IR3। अभी हम तीनों जगह I क्यों ले रहे हैं, क्योंकि करंट तो सब जगह सेम है। करंट जितना I, यहाँ पर भी I है, इसके यहाँ भी I सब जगह I है, तो हमने I1, I2, I3 ना लेकर सिर्फ क्या ले लिया, सबको I मान लिया। और चूंकि R तो अलग अलग है, R1, R2 मान लिया, और V भी अलग अलग है, V1, V2, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और इस यहाँ से हम I कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकाल के इस वाले I से I कट गया, तो सिंपली क्या बचा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो आपका आया R, ये होता है R टोटल या R इफेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन तीनों रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया था हमने रेसिस्टेंस के अंदर, अगर हम इन तीनों को निकाल लें और इन तीनों की जगह हम एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाएं, तो हम कितना रेसिस्टेंस उसके रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए जो कि वो इन तीनों की जगह पर काम कर जाए। तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आया है वो आया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सिंपली क्या है कि जितना रेसिस्टेंस हमने लगाए हैं उन सब का इंडिविजुअल एल्जेब्रिकली इंडिविजुअल सम कर दिया जाए। कि अगर हमने 3 रेसिस्टेंस लगाए हैं तो तीनों की जो रेसिस्टेंस है उनकी तीनों को हमने सम कर दिया, तो वो हो जाएगा उसका टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है रेसिस्टेंस का, टोटल रेसिस्टेंस निकालने का, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, टोटल और इफेक्टिव रेसिस्टेंस। यानी यहाँ पे जो इन तीनों का कंबाइन करके जो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस बना सर्किट का, वो बना टोटल और इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज एल्जेब्रिकली सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। यानी जितने भी रेसिस्टेंस उसके अंदर लगे हुए हैं उन सब का सिंपल से सम आप कर दीजिए, तो उसके सम के बराबर जो है वो टोटल या इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ जाएगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। अब उसके बाद इसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को जो हम ज्वाइन करते हैं वो इस तरह से देखिए, ये आपका पहला रेसिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3। इसमें क्या है, इसको हम इस तरह ज्वाइन करते हैं, मिसाल के तौर पे रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट पॉइंट, ये रेजिस्टेंस का सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। इन सारे रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट या इनिशियल पॉइंट सबको एक टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, और इनके फाइनल पॉइंट को सबको एक दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अब चूंकि जैसा हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो स्पेशलिटी वो क्या थी कि पूरे सर्किट के अंदर करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस बदल जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर स्पेशलिटी ये होती है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यानी V आपका चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, तो अब 6 वोल्ट ही रहेगा हर जगह पर। आप यहाँ पर इस
R1 के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, R2 के अक्रॉस करें, R3 के अक्रॉस करें, हर जगह आपको 6 वोल्ट का ही मिलेगा। लेकिन करंट हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू बदल जाएगी। तो इसका क्या हुआ कि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, करंट इज डिफरेंट। ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्पेशलिटी होती है। उसके बिल्कुल अपोजिट, सीरीज के अपोजिट, उसमें करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता था। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट चेंज हो जाता है। अब उसके बाद चूंकि करंट, मगर करंट के साथ स्पेशलिटी ये होती है करंट जो फ्लो होगा, यानी पहले रेसिस्टेंस में हमने मान लिया I1 करंट फ्लो हो रहा था, दूसरे में I2, तीसरे में I3, और यहाँ पे जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने मान लिया I, सिर्फ I करंट फ्लो हो रहा है। तो अब ये I करंट यहाँ से चलेगा, इस तरह से ऊपर जाएगा, और ये करंट यहाँ पे आने के बाद जो इसकी 3 अलग अलग ब्रांच बनी हुई हैं, ये जो 3 अलग ब्रांच हैं, इन तीनों में ये I करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऊपर वाले में I1, नीचे वाले में बीच वाले में I2, फिर I3, और फिर यहाँ पे आके ये फिर से करंट कंबाइन हो गया और यहाँ से फिर फाइनली बाहर I निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्या निकल कर आया है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे यहाँ पे V डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, उसी तरीके से यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब फिर से वही ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओम्स लॉ को फिर से मैंने अप्लाई कर दिया, V अपॉन R, तो I1 की वैल्यू पुट कर दी V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। फिर से देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ V1, V2, V3 ना मानकर सबको V मान रहे हैं, क्योंकि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, V ही रहेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने V को कॉमन लिया, ऊपर से सबको लेके इधर से काट दिया, तो क्या बचा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, टोटल रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस। यानी किसी सर्किट के अंदर अगर हम 3 रेसिस्टेंस हमारे पास हैं और तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, तो उसको हम तीनों को हटाकर कोई एक रेसिस्टेंस लगा दें, तो कितनी रेसिस्टिविटी का वो रेसिस्टेंस होना चाहिए जो कि इन तीनों के बराबर काम करे पैरेलल के अंदर। तो उसका निकालने का तरीका ये है कि 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी कि हमें दिख रहा है कि जो ये R है, ये क्या है, ये है टोटल या इफेक्टिव। तो टोटल रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर है। यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल और इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज रेसिप्रोकल सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। यानी ये पैरेलल का फॉर्मूला है। तो सीरीज का क्या था, सिंपल सीरीज का R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पैरेलल का क्या आया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से हम जो है ये सीरीज और पैरेलल दो तरह के कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं। अब उसके बाद इसमें जो है एक चीज़ में खास तौर से पढ़ते हैं हम, वाई डोमेस्टिक वायरिंग हैज़ बीन पैरेलल। यानी हम जो हमारे घरों के अंदर जो फिटिंग होती है, घर के अंदर जो लाइट आती है उसके अंदर जो हम फिटिंग कराते हैं, वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम फिटिंग कराते हैं। यानी हमारे घर के अंदर मिसाल के तौर पर एक ट्यूब लाइट है, एक फैन है और एक बल्ब है, जितने भी हमारे घर एप्लायंस होते हैं उन सबकी जो फिटिंग होती है वो सब हम पैरेलल में कराते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम उसको नहीं कराते। तो ऐसा क्यों है, हम पैरेलल में ही क्यों कराते हैं, सीरीज में कराने से क्या नुकसान है? तो उसमें देखिए उसके जो एडवांटेज हैं, पैरेलल में फिटिंग कराने के एडवांटेज क्या होते हैं। नंबर 1, करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एप्लायंसेस। जैसा हमने ऊपर पढ़ा अभी कि पैरेलल के अंदर करंट डिफरेंट चलता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो चूंकि हमारे घर के जो एप्लायंसेस हैं वो अलग अलग उनकी पावर होती है और अलग अलग उनको करंट चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर पंखा अलग करंट पे चलता है, बल्ब के अंदर अलग तरह का करंट फ्लो होता है। तो इस वजह से हमें उसको पैरेलल में कराना ज़रूरी है। अगर हम उसको सीरीज में कर देंगे तो सबके अंदर करंट एक जैसा फ्लो होगा, जबकि जो एप्लायंस लगे हुए हैं उसमें किसी को ज़्यादा करंट चाहिए, किसी को कम करंट चाहिए। तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो हम एक ही करंट की वैल्यू पर सबको चला सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको पैरेलल में फिटिंग करें। दूसरा क्या है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ हाउस होल्ड डिक्रीजेस। यानी जो हमारे अलग अलग एप्लायंस लगे हुए हैं उन सब का अपना अपना कुछ रेसिस्टेंस है, और जब हम उस पूरे हाउस का अगर हम टोटल रेसिस्टेंस निकालें तो वो चूंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में टोटल निकालने पर जो टोटल रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। जबकि अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो टोटल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम पैरेलल में करते हैं ताकि पूरे घर का रेसिस्टेंस जो है वो घट जाए, कम हो जाए, जिससे कि करंट अच्छा फ्लो पास हो। तीसरा इसका एडवांटेज है, ईच रेसिस्टेंस हैज़ सेपरेट स्विच। यानी जो हमारे घर में अलग अलग एप्लायंस लगे हुए हैं, पंखा, फैन है या फिर बल्ब है या फिर ट्यूबलाइट है, इन सब का एक सेपरेट स्विच होता है, अलग अलग स्विच होता है। जबकि सीरीज का एक डिसएडवांटेज ये है कि सीरीज में एक सिंगल स्विच से ही सारे एप्लायंस ऑन हो जाएंगे और उसी से सारे ऑफ हो जाएंगे।
तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही स्विच से सारे ऑन या ऑफ कर दें। हमें फिलहाल किसी वक्त में एक ही अगर चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसी को ऑन करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमें सिर्फ बल्ब जलाना है, पंखे की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ बल्ब ऑन करेंगे। जबकि सीरीज़ में अगर हम दोनों कनेक्ट कर देंगे तो हमने एक स्विच ऑन किया, उससे बल्ब भी ऑन हो गया, फ़ैन भी ऑन हो गया, और जो है ट्यूबलाइट भी ऑन हो गई, और टीवी भी ऑन हो गई, सारी चीज़ें ऑन हो गई। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि हर एक एप्लियंस का एक सेपरेट स्विच हो, और ये सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम इसको घर के अंदर पैरेलल फिटिंग करते हैं। चौथा क्या है, इफ वन ऑफ द एप्लियंसेस डज नॉट वर्क देन ऑल अदर एप्लियंसेस विल बी वर्क प्रॉपरली। यानी अगर सारे जितने भी एप्लियंस लगे हुए हैं उनमें से कोई एक एप्लियंस अगर ख़राब होता है, काम करना बंद कर देता है, तो बाकी एप्लियंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि सीरीज़ में यह है कि अगर कोई एक एप्लियंस भी ख़राब हो गया, एक एप्लियंस में भी काम करना बंद कर दिया, तो पूरा करंट जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया और फिर कोई भी एप्लियंस काम नहीं करेगा, सारे के सारे बंद हो जाएंगे। अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया हमारे घर का तो सारे घर की लाइट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में क्या है कि जो एक पर्टिकुलर एप्लियंस ख़राब हुआ है सिर्फ वही ख़राब रहेगा, बाकी सारे जो एप्लियंस हैं वो सब प्रॉपर काम करते रहेंगे। इसलिए हम अपने घरों की वायरिंग जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कराते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में नहीं कराते हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेनिफिट्स थे। अब इसके बाद इन सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।